हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन में। देखिए, हम सब जानते हैं ऐसे लोग जो विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके बीच में आज की डेट में जो फेवरेट कंट्री है वो कनाडा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग और कंट्रीज़ के रास्ते कनाडा जाना चाहते हैं। इनफैक्ट पोर्टुगल बहुत सारे लोग इसलिए आए क्योंकि वो यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं। इटली से लोग कनाडा जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड से लोग कनाडा जाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो कनाडा से पोर्टुगल आए हैं बिजनेस करने के लिए। जी हाँ, इंडियन है और कैनेडियन सिटीजनशिप भी है उनके पास, लेकिन वो कनाडा से पोर्टुगल आए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिला रहा हूँ रहीम लखानी से। रहीम लखानी मूल रूप से भारत में गुजरात राज्य से हैं और रहीम कुछ साल पहले कनाडा से पोर्टुगल आए। कनाडा में रहीम ने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। रहीम लखानी का मेन जो बैकग्राउंड रहा है वो रियल एस्टेट में रहा है और उनके बिजनेसेस कनाडा में हैं, यूएस में हैं और अब पोर्टुगल में भी हैं। इस समय वो द लखानी ग्रुप, जो उनकी कंपनी का नाम है, उसके सीईओ और चेयरमैन है। लखानी ग्रुप का प्लान है पोर्टुगल में एक्सपेंड करना, लोगों को रोज़गार देना और वेल्थ क्रिएशन करना। इस समय जो कंपनी है रहीम की, वो बहुत सारी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रहीम से और वो बताएंगे अपनी कहानी अपनी ही जुबानी। तो हम बातचीत शुरू करते हैं रहीम लखानी के साथ। रहीम, कुछ अपने बारे में आप बताएंगे प्लीज़? बिल्कुल, थैंक यू चंद्रशेखर। आप इधर पोर्चुगल आए और आप एक रिसर्च कर रहे हो पोर्चुगल की इंडस्ट्री के बारे में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रहीम लखानी है। मैं ओरिजिनली हैदराबाद से हूँ और मैं एक एक्चुअली कनेडियन सिटीज़न भी हूँ। मैंने बहुत साल कनाडा में गुजारे हैं। मैं एक न्यूक्लियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे रह चुका हूँ वहाँ पे कनाडा में। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हम लोग 1983 से हैदराबाद से हम लोग रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और कनाडा में भी हम लोगों ने बहुत सारा स्टूडेंट हाउसिंग के एरिया में बहुत सारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम किया है। और पिछले 3.5 साल से हम लोग पोर्चुगल में हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे इतनी अच्छी वेदर है, इतना अच्छा माहौल है। और बेसिकली 3.5 साल से जो हम पोर्चुगल में हैं, हम इसी रीज़न से है क्योंकि हमारा रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है और हमारा इस एरिया में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है। आज की तारीख में हमारे सेवरल प्रोजेक्ट्स पोर्चुगल में चल रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी में है, स्टूडेंट हाउसिंग में है और हमारे रेस्टोरेंट्स भी है। 5 रेस्टोरेंट्स है, सिनेमन जिसका नाम है। तो बिल्कुल माशाल्लाह पोर्चुगल के अंदर पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं। तो आप कनाडा से पोर्टुगल कैसे आए, बताएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों आए? लोग थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि यार हम तो सारे कनाडा की तरफ जा रहे हैं और ये बंदा जो है पोर्चुगल की तरफ मुड़ गया है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पोर्चुगल में ऐसा क्या है जो कनाडा में नहीं है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि 14 ईयर्स में मैंने कनाडा में रहा हूँ मैं। और कनाडा बहुत ही अच्छा देश है और मैं एनकरेज करता हूँ कनाडा के लिए। आप अगर पीआर लेते हो या आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो और आप सिटीज़न बनते हो, तो अब मैं डेफिनेटली एनकरेज करता हूँ कि आप वहाँ जाएं, आपका बेस बनाएं, आप सेटल होए। मैंने जो वही चीज़ की है और मैं बहुत खुश हूँ कि कनाडा मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा पासपोर्ट दिया है जो मैं दुनिया भर में कहीं पे भी जाके अब जो है ना मैं अपना बिज़नेस फैला सकता हूँ और उस तरीके का फ्रीडम दिया है। तो कनाडा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, इनकम भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। और हम आज भी कनाडा में भी हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वहाँ पे बंद कर दिया है। एट द सेम टोकन पोर्चुगल में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी है।
जो आप देख रहे हो आज पोर्चुगल की जिस तरीके से फिस्कल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, यही इमिग्रेशन की सिचुएशन है, यही थी कनाडा और अमेरिका की भी 30 साल पहले। तो ये एक बहुत ही मतलब टाइमली एफर्ट है हमारी कंपनी की तरफ से कि यहाँ पे हम एस्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है कि जहाँ पे अब ग्रोथ एकदम मैच्योर लेवल पे हो चुकी है। अब कंपटीशन कनाडा में तुम बोल दो या देसी लोगों में या तो फिर गोरों में या तो फिर मल्टीकल्चरल लोगों में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि अब इससे ऊपर जाना थोड़ा एक नॉर्मल मैन के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी तरीके से, उसी टोकन से पोर्चुगल में अगर कोई बंदा मोटिवेटेड हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे दरवाजे खोले हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो इमिग्रेशन जो खोल दिया है, जो स्किल्ड माइग्रेंट की कैटेगरी नहीं है, मतलब इस तरह है, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे IELTS हो, लैंग्वेज का इतना बैरियर हो, इतना नहीं है। तो यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगी है। और यूरोप में एक पोर्चुगल ही ऐसा देश है जो ओपनली वेलकम करता है माइग्रेंट्स को। एक हारमोनियस सोसाइटी है, तो यहाँ पे आपकी स्किन कौन सी है इसका मायना नहीं है। यहाँ पे सभी लोग वेलकम है। एक बड़ी पीसफुल कंट्री है। अगर आप वर्ल्ड पीस इंडेक्स के ऊपर आप अगर देखें तो पोर्चुगल एक उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पे वायलेंस नहीं है, यहाँ पे शोषा नहीं है उतनी, एक एक्सेप्टिंग इकोनॉमी है और एक हार्ड वर्किंग इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी में आगे बढ़ना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इजी हो सकता है, इसीलिए पोर्चुगल। अब देखिए, आप कनाडा में भी रहे हैं और आप पोर्टुगल में रह रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा क्या है, मैं मेनली वीडियोस बनाता हूँ इमिग्रेशन पे, स्टडी अब्रॉड पे। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे दोनों कंट्रीज़ को रहने के लिहाज से? देखो, रहने के लिए मैं 14 साल उधर रहा, मैं सोचा कि अगले साल ठंडी से मैं बच सकूंगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हर साल जब ठंडी आती है तो रियलिटी ये है कनाडा की 6 से 7 महीने बर्फ़ होती है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रोमांटिक ड्रीम है, अच्छा लगता है कनाडा में, अरे बर्फ़ पड़ रही है, शाहरुख खान का थोड़ा सॉन्ग गा लें, लेकिन रियलिटी ये है कि बर्फ़ को उठाना भी पड़ता है और रोड साफ करके जॉब पे भी जाना पड़ता है हाँ, कई बारी, क्योंकि मैं भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे बोलता हूँ कि कनाडा कई बारी मुझे लगता है ओवर सोल्ड, ओवर हाइप्ड है। बिल्कुल ठीक है। और बेसिकली क्या है, इनफैक्ट अब जो पोर्टुगल भी लोग आना चाहते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कनाडा को लेके हाथ खड़े कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो वहाँ पे अब पोर्टुगल ज्यादा बेहतर लग रहा है क्या? देखो, इन चीजों में पोर्टुगल ज्यादा बेहतर है। अगर मैं साफ देखो, वेदर, मैं आपको बोलता हूँ, वेदर के मामले में ये कंट्री को कोई बीट नहीं कर सकता। यहाँ पे समझो 300 डेज ऑफ सनशाइन है, और सनशाइन मतलब धूप नहीं, जैसे हमने इंडिया में या दुबई में धूप है और लू है, वो नहीं है इधर। एक काम सा वेदर है, सनशाइन है। यहाँ पे बीचेस ही बीच है। आप अगर 5-10 मिनट इधर से ड्राइव कर लो तो आपको एक बीच मिल जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके का माहौल है कि आप लीजर जो है ना अपने एक्सपेंडिचर पे। कनाडा में क्या है कि आप कहीं पे भी जाओ, अब गाड़ी में आपको जाना पड़ता है पहले तो, ऊपर से अब आपको कहीं नायग्रा फॉल्स जाना है तो 1-2 घंटा ड्राइव करो, उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब इतना इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है सोसाइटी के, हर जगह पे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, हर जगह पे। अब एक छोटी सी फैमिली का एग्जांपल ले लो, वो अगर बाहर निकले कनाडा के अंदर तो एक $200-500 तो मतलब यूं ही चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का नहीं है। एक अच्छी सी फैमिली, आप बीच पे चले जाओ, पूरा दिन गुजार लो, €1 की बियर आती है यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा बहुत कम है। ऑफ कोर्स इनकम भी उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड है, तो सोसाइटी एक बैलेंस होती है। इनकम्स भी कम है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो आप एक छोटी सी कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी अच्छे सी लाइफ गुजार सकते हो यहाँ पे। हाँ, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब की लाइफ का जनरल पर्पस होता है हैप्पीनेस। बिल्कुल। और वेदर आपकी खुशी पे असर डाल सकता है क्योंकि आप 14 साल रहे हैं, मैं भी यूएस में था। अच्छा। तो मुझे पता है कि ओहायो में था मैं। अच्छा। जो बहुत दूर नहीं है कैनेडियन से, शिकागो से थोड़ा सा नीचे। तो वेदर का असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और तो आप जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि आप रिसेंटली आए हैं, आपको 3.5 साल हो गए, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे?
इंडिया से या दुबई से जो लोग आ रहे हैं उनको क्या? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी कंट्री अच्छी या बुरी नहीं होती। आपका खुद का एक एक्सपीरियंस होता है कि आप उस कंट्री में जाके क्या करते हो, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और आप उसका कैसे फ़ायदा उठाते हो। तो कोई भी कंट्री आप नहीं बोल सकते कि यार ये कंट्री मतलब ज़्यादा सैलरी देती है तो अच्छी होगी, तो उसमें मतलब मेरी प्रोग्रेस होगी। एक सेटअप होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान पे और उस पर खुद पे भी और खुद के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप सक्सीड होना चाहते हो या नहीं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे कभी कभी फैमिली प्रेशर्स हो गए या जो भी होगा, लेकिन कंट्री डिसाइड नहीं करती मेरे हिसाब से। अगर आप कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को लो, और मेरा इस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है कि आप उसको कोई भी कंट्री में छोड़ दो फॉर एग्जांपल, और उसको कहो कि ज़ीरो से स्टार्ट करे। मेरी गारंटी, अगर वो माइंडसेट अगर बना के रखे तो विद इन 1 ईयर वो ऑलरेडी अपने गेम में ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको फॉर्मूले पता होते हैं, उसको बस सिर्फ जियोग्राफी को चेंज करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेफिनेशन है, और ये एक हमारे लिए चैलेंज भी था। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि क्यों पोर्चुगल आए हो, और इनफैक्ट ये सब सारे तो रीज़न्स है ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो इस्माइली कम्युनिटी है, आगा खानी कम्युनिटी है, वो इस कंट्री के अंदर अच्छी से स्टेबलाइज्ड है, और बहुत सालों से, आज से नहीं। और 2018 में जब आगा खान द फोर्थ यहाँ पे डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन करने आए थे, प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो सूसा ने इनवाइट किया था, चर्च ने इनविटेशन किया था, और आगा खान जब इधर आए थे उनके साथ 40,000 to 50,000 लोग सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे। वो एक्चुअली में हमारा इंट्रोडक्शन था पोर्चुगल के लिए। उस टाइम पे मैं पहली बार पोर्चुगल आया था, और फिर वहाँ से हमने समझा, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में वो जो सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट सोसा ने कहा था कि पोर्चुगल इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और आगा खान ने भी यही वर्ड्स यूज़ किए थे कि पोर्चुगल इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जो चीज़ है, जहाँ पे इस तरीके की मोटिवेशन है कि लोगों को आगे बढ़ना है, तो इस सोसाइटी में रहना, थ्राइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी कि आप मतलब यहाँ पे ख़ुद को एंजॉय कर रहे हैं और आपका बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप टू सी यू अगेन व्हेन आई एम बैक इन पोर्टुगल। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।